अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। थैंक यू। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट the model upscaling and downscaling. So बेसिकली जो है, जैसा कि बताया गया कि मॉडल की जो रेजोल्यूशन है स्टिल 70 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर इज 2 कोर्स। अगर इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एज कंपेयर टू द रावल डैम इन इस्लामाबाद, ठीक है, या इस्लामाबाद का ये एरिया ले रहे हैं। इस्लामाबाद जो है 70 बाय 70 किलोमीटर नहीं है, ऐसे ही है। तो अगर हम रावल डैम की बात करें तो रावल डैम जो है उसका कैचमेंट एरिया जो है वो बहुत छोटा है, इस्लामाबाद के मुकाबले में बहुत छोटा है, ठीक है। या उसकी लेक, जो बेसिकली लेक है, उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, माइट बी 2 to 3 स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मॉडल जो है जब सिमुलेट करता है प्रोसेस, उस केस में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इस्लामाबाद की लेक का हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर क्या हो सकता है। तो 70 बाय 70 किलोमीटर का ग्रिड साइज इज टू कोर्स टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ रावल लेक ऑन द क्लाइमेटिक सिस्टम। ऐसे ही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मॉडल जो है ग्रिड कर रहा है, जो मॉडल का ग्रिड है 70 बाय 70 किलोमीटर है, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो 70 बाय 70 किलोमीटर के ही जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, और 70 बाय 70 किलोमीटर का ही जो है वो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस ग्रिड के ऊपर। लेकिन लेक जो है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर या 3 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जब वो लेक का फिनोमिना हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो इतने कोर्स ग्रिड के ऊपर लेक से जो बेसिकली वाटर का एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन है वो प्रोसेस ऐड ही नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ मॉडल डाउनस्केलिंग, ठीक है। तो मॉडल डाउनस्केलिंग उसी वक्त की जाती है जब हमने सब ग्रिड स्केल फिनोमिनास को स्टडी करना होता है। यानी कि ग्रिड साइज अगर आपका 70 बाय 70 किलोमीटर है तो सब ग्रिड मींस उससे छोटे ग्रिड बना लें ताकि जो है हम उन फिनोमिनास को स्टडी कर सकें। एक तो ऑप्शन ये है। लेकिन जो क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं उनमें जितने भी सब ग्रिड स्केल फिनोमिना होते हैं, तो मॉडल की कोर्स रेजोल्यूशन को फर्दर जो है वो छोटे ग्रिड पे नहीं लाया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, उसको पैरामीटराइज कर लेते हैं। उस सब ग्रेड स्केल फिनोमिना को कलेक्टिवली पैरामीटराइज कर लिया जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल जो मैंने वो लेक वाली बात कर रहा हूँ, रावल लेक की, तो उसका फिनोमिना जो है ग्रिड से बहुत छोटा है। तो क्या किया जाता है, उस सब ग्रिड स्केल फिनोमेना जो कि लेक के रेलेवेंट है, उसके रेलेवेंट कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है मॉडल में, और उस सब ग्रिड स्केल फिनोमेना को कलेक्टिवली उस ग्रिड स्केल बड़े के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो छोटा ग्रिड नहीं बनाया जाता बल्कि बड़े ग्रिड के ऊपर ही पैरामीटराइज कर दिया जाता है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि वो जी पैरामीटराइज क्यों करते हैं? उसकी भी रीजन है। उसकी रीजन ये है, यहाँ जो है बेसिकली कैलकुलेशन टाइम की हम बात करते हैं कि अर्थ सरफेस जो है अगर हम 1920 स्क्वेयर्स में सब डिवाइड करें इनटू ग्रिड्स ऑफ 500 बाय 640 किलोमीटर स्क्वायर, या 4.5 डिग्री इंटू 7.5 डिग्री के, तो 1920 स्क्वेयर्स बनेंगे। तो अगर एटमॉस्फेयर की जो है 9
लेयर्स रखी जाए 9 स्ट्रेटा अबव ईच स्केयर, और कैलकुलेशन जो है 1 साल की अगर हमने करनी है बाय 30 मिनट इंक्रीमेंट्स, कि हमें एवरी मिनट भी नहीं रिजल्ट चाहिए, 30 मिनट्स के बाद हमने सिमुलेशन करनी है ऑन क्रे XMP। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि यूएस में है। उसके ऊपर अगर हमने इस अर्थ सरफेस की जिसके 1920 स्केयर्स हैं और एटमॉस्फेयर में 9 लेयर्स हैं, और 1 साल की कैलकुलेशन करनी है फॉर 30 मिनट्स इंटरवल और इंक्रीमेंट, तो 10 घंटे चाहिए, 10 आवर्स नीडेड ऑन क्रे XMP। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन इज 2 कोर्स 4.5 बाय 7.5 डिग्री, 2 कोर्स रेजोल्यूशन, और एटमॉस्फेयर में लेयर भी सिर्फ 9 है, तो 10 घंटे लगते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर वन ऑफ द GCM सर्कुलेशन मॉडल। तो जब हमारे पास जो है, जो कि हमने ये स्लाइड में देखा 70 बाय 70 किलोमीटर है, 90 लेयर्स हैं, 60 90 लेयर्स एटमॉस्फेयर में है, 60 ओशन में है। तो अगर इसकी हमने 1 ईयर की सिमुलेशन करनी हो तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? ईयर्स, ईयर्स लग जाएंगे, मंथ्स भी नहीं, ईयर्स, राइट। तो क्या किया जाता है इस केस में, हम जो है बेसिकली जब हमने सब ग्रेड स्केल फिनोमेना को उस स्केल के ऊपर हम लेके जाके मॉडल को रन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, टाइम जो है कंप्यूटेशन टाइम मॉडल का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ईयर्स में चले जाएगा। ठीक है, 1000 ईयर्स में चले जाएगा। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि मॉडल का रिजल्ट जो है हमें 200 साल के बाद मिले। तो क्या किया जाता है, मॉडल को स्टिल कोर्स रेजोल्यूशन के ऊपर रन किया जाता है, और उसके जो सब ग्रिड स्केल फिनोमेना हैं, जो छोटे फीचर के फिनोमेना हैं, उनको पैरामीटराइज कर लिया जाता है स्टैटिस्टिकली, या कोई भी रिलेशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। फिजिक्स नहीं ऐड की जाती, एक रिलेशनशिप ऐड कर दिया जाता है कि लेक में जो है ये चेंजेस हो तो ये अफेक्ट होगा एटमॉस्फेयर के ऊपर। वो सिंपल सा एक रिलेशनशिप, स्टैटिस्टिकल रिलेशन या लिनियर रिलेशनशिप ऐड कर दिया जाता है टू कैलकुलेट द सब ग्रिड स्केल फिनोमेना, जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइजेशन। और इसके रिगार्डिंग जो है ये दो जो है फिगर्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रिड स्केल जो है जीसीएम का लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, उसका जो रेजोल्यूशन है 2.5 डिग्री बाय 3.75 डिग्री। इसको रीजनल मॉडल पे ले आए 50 बाय 50 किलोमीटर पे। फिर फर्दर जो है हम हाइड्रोलॉजी के लिए छोटे स्केल के ऊपर आ जाएंगे, वेजिटेशन के लिए उससे छोटे, और सोशल सिस्टम के लिए और छोटे स्केल के ऊपर आ जाएंगे। तो सोशल सिस्टम भी अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें जो है वो पैरामीटराइज करना पड़ेगा, रादर के जो है हम उस सब ग्रिड स्केल के ऊपर ही मॉडल को रन करें। और सेकंड एग्जांपल जो है राइट हैंड साइड के ऊपर एक फील्ड है नॉर्थ अमेरिका में, उसमें से सबसेट किया गया, एक इनसेट किया गया, वो रेड वाला जो आपको स्केयर नजर आ रहा है, उसमें जो है 5 पोल्स हैं। फिर 5 पोल्स में से फर्दर जो है 4 पोल्स वाला एरिया सेलेक्ट किया गया। 4 पोल्स के एरिया के फर्दर जो है एक पोल का एनसर्कल वो एरिया सेलेक्ट किया गया, तो उसमें वेजिटेशन है। फिर फर्दर जो है 1 प्लांट, तो एक प्लांट लेवल के ऊपर जो है मॉडल को अगर रन करना है स्केल के ऊपर कि एक प्लांट का क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में हम कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल स्केल के ऊपर अगर मॉडल रन करना है इस रेजोल्यूशन के ऊपर तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो क्या किया जाता है, मॉडल को जो है हम ग्लोबल स्केल से हम छोटे स्केल के ऊपर रन कर सकते हैं, छोटे स्केल के ऊपर ले आए, हम ग्लोबल मॉडल रन ना करें बल्कि छोटे स्केल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, तो इस्लामाबाद को जो है हम कहते हैं सब डिवाइड कर लेते हैं 10 बाय 10 मीटर ग्रिड के ऊपर, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। सो दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर इस्लामाबाद। लेकिन अगर ग्लोबल की बात करें 10 बाय 10 मीटर ग्रिड, तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो ग्लोबल मॉडल्स में फिर सब ग्रिड स्केल फिनोमेना जो होते हैं उनको हमेशा पैरामीटराइज किया जाता है, लेकिन रीजन के ऊपर, छोटे स्केल के ऊपर हम मॉडल को रन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडल
डाउन स्केलिंग। और अगर हम ग्लोबल की बात करेंगे तो रीजन से, छोटे रीजन से लेकर हम मॉडल को अपस्केल करेंगे, जिसमें मॉडल की रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स हमें कोर्स रखनी पड़ेगी। सो हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द पैरामीटराइजेशन। जीसीएम देख रहे हैं हमारे पास जो है जीसीएम, इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी है, वर्टिकल ग्रिड भी है। जीसीएम में जो है हमने 3x3 का एक ग्रिड जो इनसेट किया गया है वो सिलेक्ट किया, और राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर हम देख रहे हैं आरसीएम। सो 3x3 का ये जीसीएम मॉडल है। तो 3x3 का जो सेल है, तो ईच सेल को फिर फर्दर जो है सब डिवाइड किया गया है। वो अगर देखें हर सेल में 4x4 ग्रिड्स हैं, 16 ग्रिड्स हैं एक सेल में। ठीक है, तो हमने जीसीएम से जो है अब डाउन स्केल कर रहे हैं, मींस आरसीएम मीन रीजनल सर्कुलेशन मॉडल। एक रीजन के ऊपर आ गए हैं, पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आ गए हैं, जो कि हमने 9 ग्रिड्स जीसीएम से सिलेक्ट किए हैं। उन 9 जीसीएम ग्रिड के फर्दर जो है सब डिवीजन, हर ग्रिड की हमने 4x4 डिवीजन में कर दिए हैं 16 सब ग्रिड्स में। तो मॉडल क्या करेगा आरसीएम में, जीसीएम में तो हर ग्रिड के ऊपर है, आरसीएम में जितने भी डॉट पॉइंट्स हैं, आपको ब्लैक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हर प्रोसेस को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, और हर प्रोसेस की कैलकुलेशन करने के बाद हर पॉइंट के ऊपर हमें रिजल्ट भी देगा। ओके, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन अगर हमने देखनी है कि इसकी जो है अर्थ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कैसी थी, वो राइट हैंड साइड के ऊपर नीचे जो पैनल नजर आ रहा है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस फीचर, वो इस तरह के हैं इस एरिया के। ठीक है, अगर हम स्मॉल ग्रिड्स में सब डिवाइड ना करते तो हमारे पास जो एक्चुअल कोस्टल लाइन है वो बड़े ग्रिड में ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, और लेक भी इसी तरह हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो छोटे सब ग्रिड्स में सब डिवाइड करने से का फायदा ये होगा कि हमारे जो छोटे छोटे फीचर्स भी हैं, लाइक एक्चुअल कोस्टल लाइन, लेक, लैंड, ओशन, उनका एग्जैक्ट जो है सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। जब एग्जैक्ट सरफेस एरिया आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारे उस स्केल के ऊपर जो कैलकुलेशन होंगी वो बेहतर भी होंगी, और मॉडल जो है इस फाइन स्केल के ऊपर बेटर रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू जीसीएम। वो जो 9 वाले ग्रेड्स हैं उनसे बेहतर होगा आरसीएम के ऊपर। तो हमने जीसीएम से हमने डाउन स्केल कर लिया आरसीएम। और अगर हम एक रेड वाले ग्रिड की बात करें तो रेड वाले ग्रिड में हम कहते हैं कि यहाँ जो है बहुत सारे जो हैं क्लाउड्स हैं। अब ये क्लाउड्स क्लाउड्स जो हैं बेसिकली, अब ये क्लाउड की जो है माइक्रोफिजिक्स भी इन्वॉल्व होगी, क्लाउड फॉर्मेशन भी होगी इसमें फिजिक्स। तो वो बेसिकली क्योंकि उसने एक ग्रिड में कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें नंबर ऑफ क्लाउड्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं ये क्यूबिकल शेप में 3D डायग्राम में। तो इसका मतलब ईच क्लाउड जो है वो मॉडल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा आरसीएम वाला, बल्कि क्या किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ the land atmosphere at that part, excuse me, जो सब ग्रिड स्केल फिनोमिना है फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, उनको पैरामीटराइज कर दिया जाएगा। मींस पैरामीटराइजेशन हो जाएगी उन फिजिकल प्रोसेसेस की, सिंपल मॉडल इन्वॉल्व हो जाएगा, जस्ट उसको पैरामीटराइज कर देगा क्लाउड फॉर्मेशन की। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमने पैरामीटराइजेशन नहीं करनी, इसको फर्दर जो है इस रेड वाले ग्रिड को सब डिवाइड करना है छोटे छोटे ग्रिड्स में, कि हर ग्रिड में एक एक क्लाउड भी आ जाए, वी कैन डू वी कैन डू दैट। लेकिन उस केस में फिर हमें फर्दर डाउन स्केल जब हमने किया, तो हमें जो है फर्दर डाउन स्केल करने के बाद हमें वो लिमिटेशन देखनी है कि कंप्यूटेशनल टाइम टाइम कितना रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ फिजिकल प्रोसेसेस भी जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। फिजिकल प्रोसेसेस, पैरामीटराइजेशन नहीं,
क्लाउड फिजिक्स, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, क्लाउड फॉर्मेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जो है क्लाउड जो है वो मॉडल रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो इसलिए जो है जब हम मॉडल में पैरामीटराइजेशन करते हैं, वो आरसीएम हो या जीसीएम हो, तो पैरामीटराइजेशन से जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स तो रिप्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। दैट्स व्हाई आरसीएम हो या जीसीएम हो, उनमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अनसर्टेनिटीज मीन एरर्स, जिसको हम बायस भी कहते हैं, एरर्स फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मॉडल जो है कोर्स रेजोल्यूशन है, उसमें सब ग्रिड स्केल फिनोमेना जो है वो पैरामीटराइज किए जाते हैं। तो जनरली स्पीकिंग हम हर आरसीएम या जीसीएम को आंख बंद करके यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कि बस जी हमें बिलीव हो गया ये जीसीएम जो रिजल्ट दे रहा है वो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। तो जीसीएम आरसीएम जो भी मॉडल हैं जो रिजल्ट देते हैं, उनसे अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाता है, वो अनसर्टेनिटी या बायस करेक्शन की जाती है, ठीक है, ताकि अनसर्टेनिटी उन मॉडल्स के रिजल्ट्स में कम हो जाए। तो बायस करेक्शन के रिलेटेड जो है वो कमिंग लेक्चर्स में टॉक होगी कि कैसे जो है अनसर्टेनिटीज को हम कम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी हॉट टॉपिक नो डेज। और रिसेंटली इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट भी हो रही हैं, इसमें टॉक्स भी हो रही हैं कि मॉडल जो हैं हमें रिजल्ट्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कम किया जाए। ओके, सो ये लिमिटेशन आपको समझ आ गई कि मॉडल जो है उसकी रेजोल्यूशन सिर्फ फाइंड करना मकसद नहीं होता, बल्कि मॉडल जो जितना जितना फाइंड करते जाते हैं तो हर ग्रिड की फिजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, और उतने ही फिजिकल प्रोसेसेस भी ऐड करने हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इक्वेशंस, उनके प्रोसेसेस। तो मॉडल कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो जितना हम फाइन रेजोल्यूशन करेंगे मॉडल और कम्प्लेक्स होता जाएगा, और साथ ही साथ उसकी कंप्यूटेशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए जो है मॉडल को जो है वो फाइन रेजोल्यूशन पे रन नहीं किया जाता ऑन ग्लोबल स्केल, रादर जो है वो हम एक छोटा एरिया सिलेक्ट करके उसको फाइन रेजोल्यूशन के ऊपर रन करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाउन स्केलिंग, डायनामिकल डाउन स्केलिंग। और ये काम जो है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर नहीं करता, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये काम जो है एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट या मेट्रोलॉजिस्ट जो है ये काम करते हैं कि मॉडल जो है वो आप स्केल कर रहे हैं या मॉडल डाउन स्केल कर रहे हैं। ओके, अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे। तो अनसर्टेनिटी अगर देखें इस फिगर में, ये बेसिकली ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशन फॉर ग्लोबल मीन टेम्परेचर। जो आपको स्पेगेटी लाइक जो येलो कलर में इंडिविजुअल मॉडल नजर आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल मॉडल्स की सिमुलेशन है। However, the black color line is showing the observed data and the red solid line is showing the एनसम्बल मीन सिमुलेशन। जो वो मीन है इंडिविजुअल सिमुलेशंस की, उनको एनसम्बल किया गया है, उनको एवरेज किया गया है, उनको इकट्ठा किया गया है। तो हम रेड कलर और अगर ब्लैक कलर को देखें तो ऑलमोस्ट बिहेवियर ट्रेंड तो उस तरह का नज़र आता है, लेकिन इंडिविजुअल ईयर्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट स्टोरी है कि कहीं रेड जो है वो ज़्यादा है, कहीं ब्लैक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हर मॉडल जो है इंडिविजुअल मॉडल वो डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा है। इसका मतलब है मॉडल्स में अनसर्टेनिटी है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द इंडिविजुअल मॉडल। ये बेसिकली जो फिगर है दैट इज फ्रॉम आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 5। होवेवर अगर आप ग्रीन कलर जो लाइन वर्टिकल नजर आ रही है, फोरकास्ट टाइम स्टार्ट, ये जो है नेक्स्ट सेंचुरी की बात है। नेक्स्ट सेंचुरी के लिए जो है वो फोरकास्ट किया गया है, प्रोजेक्शन की गई है, इंडिविजुअल मॉडल फोरकास्ट किए गए हैं, और जो इंडिविजुअल सिमुलेशन पास्ट के लिए थी उन्हीं को रन किया गया है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और साथ साथ ऑब्जर्व डेटा भी है। तो बेसिकली जो है कहने का मकसद ये है
कि ये जो इंडिविजुअल सिमुलेशंस जो हैं हर मॉडल में आप देख रहे हैं उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि मॉडल में जो फिजिक्स ऐड की गई है वो अंडरस्टैंडिंग जितनी थी उतनी ऐड की गई, किसी में अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी, उसमें फिजिकल जो बायोलॉजिकल केमिकल लॉज थे वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट किए गए। इन एडिशन टू दैट सब ग्रिड स्केल फिनोमिना किसी मॉडल में कम है किसी में ज़्यादा है, मींस पैरामीटराइजेशन किसी मॉडल में ज़्यादा की गई होगी किसी में कम की गई होगी, बिकॉज हर मॉडल की जो रेजोल्यूशन है हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन वो भी डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो इसलिए जो है इंडिविजुअल मॉडल जो है उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रेंड देखें एज ओवरऑल ट्रेंड जो कि ब्लैक कलर शो कर रही है इंक्रीजिंग ट्रेंड, ऑलमोस्ट हर मॉडल में वो इंक्रीजिंग ट्रेंड ज़रूर आ रहा है लेकिन इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी है। ओके, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो कि 1990s में थी उसकी जो कंक्लूजन है अनइक्विवोकल डिटेक्शन ऑफ एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, के डाउट नहीं है कि एनहांसमेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का विच इज नॉट लाइकली फॉर ए डेकेड और मोर। वो यानी कि हम उसके ऊपर श्योर नहीं है कि वो एक डेकेड या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट का कंक्लूजन था अबाउट टेम्परेचर। सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो 1995 में उसका जो कंक्लूजन था रिगार्डिंग टेम्परेचर, बैलेंस ऑफ एविडेंस सुजेस्ट विजिबल ह्यूमन इन्फ्लुएंस और ग्लोबल क्लाइमेट, के जो बैलेंस था ऑफ एविडेंस वो सुजेस्ट कर रहा था कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर विजिबल है। थर्ड असेसमेंट in 2001 it says most of the warming of past 50 years is likely due to human activities। ठीक है, 95 में जो है वो सुजेस्ट था लेकिन 2001 में सेकंड थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि जो लास्ट 50 ईयर की वार्मिंग है इट इज लाइकली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। However, in 2007, which is assessment report 4, it says most of the warming since mid 20th century is very likely due to increase in anthropogenic greenhouse gases। वो likely से very likely के ऊपर आ गए क्योंकि मॉडल ने जो है उनके ऊपर जो है मॉडल की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई, मॉडल में जो है फिजिक्स ज़्यादा ऐड की गई जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया। तो मॉडल्स ने बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे किए जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को ऐड किया गया, तो वेरी लाइकली जो है उसका अफेक्ट नजर आया असेसमेंट रिपोर्ट 4 में। However, in assessment report 5, most of the warming since mid 20th century is unequivocal, कोई डाउट नहीं है कोई शक नहीं है, एंड एक्सट्रीमली लाइकली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ग्रीन हाउस गैसेज। वो वेरी लाइकली से एक्सट्रीमली लाइकली पे चले गए क्योंकि मॉडल में फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें वेजिटेशन जो है वो भी शामिल हो गई, लैंड आइस भी शामिल हो गई, मॉडल ज़्यादा बेहतर हो गया, उसने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो 1990 से 2004 के 14 में जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 थी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो गई, और उस बेहतर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है अनसर्टेनिटी जो हमें पहले नॉट लाइकली की बात कर रहे थे तो हम सर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमली लाइकली की हम बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हुई। These uncertainties actually in the models uh, come from size of internal variability, के जो internal variability का size क्या है, अगर वो सब ग्रेड स्केल फिनोमिना ज्यादा हैं तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, अगर साइज ऑफ सब ग्रेड फिनोमिना जो है सब ग्रेड फिनोमिना जो है वो कम है ग्रेड के अंदर तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी भी कम होगी। नेचुरल फोर्सिंग, सो दैट इज अनदर क्वेश्चन कि नेचुरल फोर्सिंग एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग का तो हमें पता है, नेचुरल फोर्सिंग जो है वो जो है उनको सर्च करना जो है इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, इट इज नॉट एन इजी जॉब। तो नेचुरल फोर्सिंग कहाँ से ट्रिगर होती हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है मॉडल में वो एक क्वेश्चन मार्क है, उनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया।
एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस स्पेशली एरोसोल्स। तो एंथ्रोपोजेनिक में जो है एरोसोल्स, कि एरोसोल का इम्पैक्ट क्या है। एरोसोल का यूजुअली यूजुअली क्योंकि एरोसोल का साइज जो है वो छोटा होता है, डस्ट पार्टिकल है या सी साल्ट्स हैं, वो छोटे पार्टिकल है। मॉडल में तो इतने पार्टिकल साइज तो नहीं हम उसमें उसकी फिजिक्स जो है वो डाल सकते। तो जो एरोसोल्स हैं उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी मॉडल में प्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू दी एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, क्योंकि वो एरोसोल ज्यादातर जो हैं ये जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, ये नेचुरल नहीं। नेचुरली जो है सी साल्ट जो है नेचुरल है। डस्ट ब्लोन जो है वो हम कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसके बाद लो हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो जब लो हाई प्रेशर डेवलप होता है तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं, तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड जो डाइऑक्साइड है वॉल्केनिक एक्टिविटी, दैट इज नेचुरल फोर्सिंग। तो एरोसोल जो है वो नेचुरल फोर्सिंग से आ रहा है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक जो है वो ज्यादातर डस्ट पार्टिकल है, या जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से भी जो है बहुत सारे एरोसोल जो है जो एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है मॉडल में। एस्टिमेट ऑफ रिस्पॉन्स, सो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। इसकी जो मैंने एग्जांपल दी थी कि रावल लेक, रावल लेक का जो है क्या रिस्पॉन्स होगा, अगर रावल लेक है या नहीं है। अगर नहीं है हम अज्यूम करते हैं, तो इस्लामाबाद के क्लाइमेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर लेक ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनकी सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं किए गए मॉडल्स में। ये जो सर्कुलेशन मॉडल हैं उनको उनको रन करने से पहले ये सेंसिटिविटी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए। हो सेंसिटिव इज रावल लेक फॉर चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद, तो हमें तो नहीं पता। तो इसलिए जो है वो मॉडल्स में जो सर्कुलेशन मॉडल हैं, जीसीएम है या आरसीएम है, उनमें अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी मॉडल में आ जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मॉडल, कि मॉडल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द पास्ट, कौन सी चेंजेस जो हैं पास्ट में अकर हो चुकी हैं। हाउ वेल वी अंडरस्टैंड चेंजेस इन द पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है। जो चेंजेस हुई वो पास्ट में या प्रेजेंट में, उनको कितना हम अंडरस्टैंड करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन जो अराइज होता है इन प्रिपेयरिंग मॉडल, व्हाट चेंजेस कुड लाई अहेड, कि फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती हैं। सो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करें, तो जो पास्ट में जो अक्कर हुआ है तो उसमें जो है बहुत सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सी लेवल, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एक्सट्रीम इवेंट्स जो आए हैं, या जो स्नो कवर का बिहेवियर क्या आ रहा है। तो ये सारी हमारे पास पास्ट की चेंजेस हैं हमारे पास थ्रू ऑब्जर्वेशन। और जो हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली वो हमें ज़रूरत पेश आती है, वो हमें फिर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो जो चेंजेस हैपन हुई पास्ट में या प्रेजेंट में, उनकी फिजिक्स क्या है, क्या रीज़न थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक 2 लेक्चर पहले, कि पाकिस्तान में 2010 का फ्लड्स जो आया था, 2010 का फ्लड, वो दैट वाज ड्यू टू रशियन फॉरेस्ट फायर। तो वो फॉरेस्ट फायर ना होती तो 2010 का फ्लड ना आता। तो हमने वो अंडरस्टैंड किया कि वो बहुत ज़्यादा रेन हुई थी, टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, तो रेन हुई बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर फ्लक्स जो है बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। तो उसकी बेसिक रीज़न जो थी वो रशियन फॉरेस्ट फायर थी। और रशियन फॉरेस्ट फायर क्यों हुई, वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो मैन मेड थी या नेचुरल थी। कुछ साइंटिस्ट ने पब्लिकेशन की हैं, वो कहते हैं कि अल्नीनो ईयर्स था, बहुत ज़्यादा वार्मिंग थी और ड्राईनेस थी रशिया में। तो जब ड्राई होता है लीव, तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर जब ड्राई लीव होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, विदाउट मैनुअल फायर जो है वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है ड्यू टू सोलर एनर्जी या ड्यू टू टेम्परेचर। तो एक स्टडी ये भी है कि रशियन फॉरेस्ट फायर की रीज़न जो है वो अल नीनो ईयर था।
सो इट डिपेंड्स। तो जब हम ये अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम पास्ट का जो जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो हम पास्ट डेटा पास्ट के लिए मॉडल को रन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सिमुलेशन है उसको कंपेयर करें हमारी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर, जो सिमुलेशन पास्ट की क्या वो ऑब्जर्व डेटा के करीब करीब हैं कि नहीं। अगर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली पास्ट सिमुलेटेड मॉडल का रिजल्ट ऑब्जर्व बिहेवियर के पास होगा। तो जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने मॉडल को कैलिब्रेट कर लिया पास्ट इवेंट के लिए, देन वी कैन सिमुलेट मॉडल फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए फिर क्वेश्चन आ जाएंगे कि फ्यूचर में क्या करें, कि फ्यूचर में क्या वेरिएबिलिटी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक वेरिएशन क्या हो सकती हैं, नेचुरल वेरिएशन क्या हो सकती हैं, या जो है हम जब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, उसको स्टेबलाइज करना है कि नहीं, उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमने रखनी है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिनेरियो जो है हम फ्यूचर के लिए फिर मॉडल रन कर सकते हैं। दैट ये बेसिकली स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्लाइमेट मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, मॉडल कैलिब्रेशन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट में मॉडल कैलिब्रेशन। इसमें क्या करते हैं, मॉडल को हम पास्ट के डेटा पे रन करते हैं और जो आउटपुट होता है उसको ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारे मॉडल के आउटपुट ऑब्जर्वेशन के करीब है तो हम कहते हैं मॉडल कैलिब्रेट हो गया। जब मॉडल कैलिब्रेट हो गया देन वी कैन रन सेम मॉडल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। कौन सा क्लाइमेट, पैलियो रिकॉर्ड जिसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम मॉडल को रन कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पास्ट पीरियड जिसमें हमारे पास ऑब्जर्व डेटा नहीं है। तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। और थर्ड जो स्टेप आ जाएगा फ्यूचर प्रिडिक्शन में, कि क्लाइमेट वेरिएबल्स जो हैं वो फिर हम फोरकास्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, के फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कितनी अर्बनाइजेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा जी इतनी सीमेंट फैक्ट्रियां चाहिए होंगी, अच्छा ये कंडीशन होगी, सीमेंट इतनी फैक्ट्रियां चाहिए होंगी, इतना सीमेंट चाहिए होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतनी होगी। अच्छा जी व्हीकल्स इतनी होंगी, वहाँ से फॉसल फ्यूल की जो है वो कंबस्चन कितनी होगी, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से आएंगी। अच्छा जी कोल कोल फ्यूचर में इतना हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज वेरिएबल्स फॉर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर। तो ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है हम जब मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम फ्यूचर की क्लाइमेट चेंज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द मॉडल कैलिब्रेशन। बेसिकली ये 3 फिगर हैं जिसमें रेड कलर जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन है और ग्रे कलर जो है वो मॉडल के रिजल्ट्स हैं डिफरेंट मॉडल्स के। आपको क्या लगता है कि कौन सी फिगर जो है वो बेहतर रिजल्ट दे रही है, मॉडल कौन सा बेहतर दे रहा है रिजल्ट इन तीनों फिगर्स में? सो क्वेश्चंस फॉर यू। सो रहे हैं आप लोग? ऑल फोर्सिंग सर। जी ऑल फोर्सिंग, यस। तो इसका मतलब ऑल फोर्सिंग के लिए जो है मॉडल ने बेहतर रिजल्ट दिए विच इज नियर टू ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है मॉडल कैलिब्रेशन इज बेटर फॉर ऑल फोर्सिंग। ऊपर जो ए और बी फिगर है, ए में सिर्फ नेचुरल फोर्सिंग है और बी में एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग है ह्यूमन एक्टिविटी से। तो नेचुरल और अगर एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग दोनों को ऐड करें तो ऑल फोर्सिंग उसमें जो है मैटर मॉडल ने रिप्रोड्यूस किए रिजल्ट्स बेटर। तो इसका मतलब मॉडल जो है वो कैलिब्रेट हो गया। एग्जैक्टली तो हमें वो नहीं, लेकिन बिहेवियर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट उसी तरह के मॉडल्स के रिजल्ट्स का नजर आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व वार्मिंग ऑफ लास्ट 50 years इज एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज एज अर्लियर सेड। और जब हमारे पास मॉडल कैलिब्रेट हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो जाता है।
सो कॉन्फिडेंस किस चीज़ में बेहतर हो जाता है कि हम सेम मॉडल को फ्यूचर क्लाइमेट के लिए को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ GCMs टू प्रोजेक्ट फ्यूचर क्लाइमेट हैज इंक्रीज्ड, जो कि ये बेसिकली ये फिगर ली गई है IPCC की थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट से। तो दैट्स वाई जो हमारा कॉन्फिडेंस है फ्रॉम लास्ट 2 और 3 असेसमेंट रिपोर्ट्स वो हमारा बेहतर होता जा रहा है, बिकॉज मॉडल्स जो हैं उनकी कैलिब्रेशन बेहतर है, अनसर्टेनिटी जो है वो कम हुई है, तभी बेहतर है। और इसीलिए जो है ये वाली फिगर आपको याद होगी, हमने मेरा से सेकेंड लेक्चर में डिस्कस की थी, ऑब्जर्व टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 1910 टू 2010। ये ऑब्जर्व चेंजेस हैं कॉन्टिनेंटल एरिया की भी, ओशन एरिया की भी, लैंड सरफेस या ओशन सरफेस की। वी ऑलरेडी डिस्कस। जो रेड वाला कलर है वो बेसिकली शो कर रहा है ऑल फोर्सिंग, जो रेड वाला शेड है, और ब्लू शेड जो है हर फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल जो कि सिर्फ नेचुरल फोर्सिंग को यूज करते हुए उन्होंने सिमुलेशन की है। तो ऑब्जर्व डेटा जो है वो ब्लैक कलर लाइन है। तो ऑब्जर्व डेटा ब्लैक कलर और जो रेड शेड जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स रन किए गए हैं, उनका बिहेवियर सेम है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि मॉडल यूजिंग ऑल फोर्सिंग, जिसमें नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग है, वो बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। और क्योंकि मॉडल जो नेचुरल फोर्सिंग पे रन किए गए उनके रिजल्ट्स बेहतर नहीं है, जब उसमें एंथ्रोपोजेनिक ऐड करते हैं एक्टिविटीज तभी जो है, या एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग ऐड करते हैं तो मॉडल्स के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। सो दैट्स वाई जो क्लाइमेट चेंज कम्युनिटी है वो इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि लास्ट 50 ईयर्स में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दैट इज ड्यू टू दी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सिनेरियोज। जो बेसिकली सिनेरियोज जो है प्रोजेक्शन में यूज हुए हैं उनको हम RCPs कहते हैं। RCPs represents representative concentration pathways. So RPCs are 4 greenhouse gas concentration trajectories adopted by IPCC for its assessment report 5th in 2014। ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन है, एमिशन की बात नहीं हो रही, कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर कितनी हो तो क्या जो है फ्यूचर में कंडीशन हो सकती हैं। RCP जो है वो 4 हैं। अगर आप फिगर में देखें राइट हैंड साइड के ऊपर RCP 6, RCP 4.5, RCP 2.6 एंड RCP 8.5। तो RCP जो 8.5 है इसको हम कहते हैं दैट सिनेरियो इज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एज यूजुअल। यानी कि जिस तरह बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है पास्ट 5 डेकेड से, अगर उसी तरह उसी पेस से डेवलपमेंट हो फ्यूचर में विदाउट लिमिटिंग और स्टेबलाइजिंग दी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को हम लिमिट ना करें, उसको स्टेबलाइज ना करें, और जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है उसी तरह चलते जाएं बिजनेस एज यूजुअल, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है RCP 8.6 की, वो आप ब्लू कलर लाइन में देख सकते हैं। वो 2000 से एंड ऑफ सेंचुरी वो कैसे जाएगी, और लास्ट जो उसका 2100 है जो एंड ऑफ दिस सेंचुरी, वो जो उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग है उस वक्त वो 8.5 वाट पर स्क्वायर मीटर होंगी। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज RCP 8.5। Okay, then second RCP is RCP 6 जो ब्लैक कलर वाला है। RCP 6 जो है ये बेसिकली जो है इसमें स्टेबलाइजेशन है कुछ। ठीक है, स्टेबलाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स फोर्सिंग इज लेस देन बिजनेस एज यूजुअल, जो कि 8.5 है उससे कम है। तो कितना है इसमें रेडिएटिव फोर्सिंग? 6 वाट पर स्क्वायर मीटर after 2100 or at 2100 end of this century। इसी तरह RCP 4.5 जो है उसमें जो है बेसिकली
कुछ स्टेबलाइजेशन भी है, लिमिटेशन भी है, और it's why that's why the radiative forcing is less as compared to 8.5. लेकिन मिड ऑफ सेंचुरी से जो है बाद में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, स्टेबल कर दी गई। तो उससे पहले जो है उसको लिमिट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज कर दिया गया। होएवर फॉर RCP 2.6 ये शुरू में तो इंक्रीज हो रही है, तो 2040 से ऑनवर्ड जो है ये मैक्सिमम होने के बाद बहुत ज़्यादा जो है स्टेबलाइज कर दिया गया। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा आ गई, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये बेसिकली सिनेरियोज जो है फ्यूचर के लिए जो है साइंटिस्ट ने डेवलप किए। तो RCP 8.5 का मतलब है एंड ऑफ सेंचुरी 8.5 वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो रेडिएटिव फोर्सिंग होगी। RCP 2.6 मीन कि 2.6 जो है वो रेडिएटिव फोर्सिंग होगी एंड ऑफ दिस सेंचुरी। लेकिन मिड में जो है वो 3 वाट पर स्क्वायर मीटर पे भी आती हैं, ऑलमोस्ट 2040 तक, और उसके बाद फिर रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं बहुत ज़्यादा। मिटिगेशन स्ट्रेटजी लाइक कि जो है व्हीकल जो हैं आप पेट्रोल के ऊपर यूज़ ना करें, उनको इलेक्ट्रिक के ऊपर ले जाएं, लाइक दिस वन। या आप जो है जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू फॉसल फ्यूल, तो उसकी बजाय जो है एनर्जी को विंड से रिप्रोड्यूस किया जाए, सोलर एनर्जी रिप्रोड्यूस की जाए। तो ये बेसिकली जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजी है। और स्टेबलाइजेशन जो है वो थ्रू कार्बन सिक्वेस्टेंट उसको कहते हैं कार्बन कैप्चरिंग। और कार्बन कैप्चरिंग करने के बाद उसको कार्बन को कहीं अब्जॉर्ब किया जाए, यानी कि जो चिमनी से जो है इंडस्ट्री की कार्बन एमिट होती है उसको चिमनी से जो है कैप्चर कर लिया जाए और उसको एटमॉस्फेयर में जाने से पहले कैप्चर करके कहीं और अब्जॉर्ब कर दिया जाए। RCP 2.6 सिनेरियो को जो है सॉरी जो सेकंड फिगर है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है इन सिनेरियो के रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन ppm जो है वो क्या होगी। तो जिस तरह ये सिनेरियो बिहेव कर रहे हैं रेडिएटिव फोर्सिंग, तो रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। या इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है जो सिनेरियो डेवलप किए गए हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन रेडिएटिव फोर्सिंग, तो कि उनकी वजह से रेडिएटिव फोर्सिंग एटमॉस्फेयर में किस तरह की होगी। RCP 2.6 जो है उसको हम कहते हैं वेरी लो सिनेरियो, एक्सट्रीमली लो सिनेरियो। और RCP 4.5 को हम कहते हैं दैट इज लो सिनेरियो, while RCP 6 is medium scenario and RCP 8.5 is हाई सिनेरियो। और RCP 8.5 को जो है हम कहते हैं बिजनेस है यूजुअल। तो RCP 2.6 में जो है वो एक्सट्रीमली लो सिनेरियो है बिकॉज देयर इज ए अग्रेसिव ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन इन एडिशन टू सिक्वेस्ट्रेशन एफर्ट, जो मैं कार्बन कैप्चरिंग की बात कर रहा था और कार्बन अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा था। और जो लो सिनेरियो है उसमें जो है गैस एमिशन जो है स्टेबलाइज करते हैं बाय मिड ऑफ सेंचुरी, जो कि रेड कलर लाइन में देख रहे हैं मिड ऑफ सेंचुरी तक इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके बाद स्टेबल हो रही है। देन RCP 6 इज मीडियम, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज हो रही है अनटिल इट स्टेबलाइज ओनली लास्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 2090 से 2100 तक ये स्टेबल की जाती है थ्रू मिटिगेशन स्ट्रेटजी। और RCP 8.5 जो है उसको हम बिजनेस एज यूजुअल कहते हैं, और इसमें एजम्पशन है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है जिस तरह अभी इंक्रीज हो रही हैं या पास 50 ईयर से इंक्रीज हो रही हैं उसी पेस से इंक्रीज हो। So any question until now? Any question? Okay, no question. Okay, आप लोग सो तो नहीं गए?
Everyone is here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. ओके सो प्रोजेक्टेड टेम्परेचर चेंज अगर देखें हर आरसीपी की, ये 4 आरसीपी की जो हमने सिनेरियोज की बात की, उन्हीं सिनेरियोज के ऊपर जो है मॉडल्स को रन किया गया 1850 से लेकर 2010 तक, या 2005 सॉरी 2005 तक जो है ये बेसिकली ऑब्जर्व डेटा है। ब्लैक कलर लाइन वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, और उसके साथ जो ग्रे कलर शेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने जो सर्कुलेशन मॉडल जिनसे प्रोजेक्शन किए हैं उनको हमने उन क्लाइमेट मॉडल्स को कैलिब्रेट किया है। तो उनमें बिहेवियर देखें, वो शेडिंग बेसिकली शो करी है। नंबर ऑफ जो मॉडल्स 42 मॉडल्स लिखे गए हैं, 42 मॉडल्स रन किए गए फॉर ए ड्यूरेशन 1850 टू 2005, और 42 मॉडल्स जो हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो शेड एरिया में है, सिर्फ जो शेड है, ठीक है। और शेड की जो रेंज है ये 5 to 95% रेंज है। तो इन शेडेड रेंज में जो है मॉडल्स के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वही हैं ट्रेंड लाइन जो आपको ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो सॉलिड ब्लैक कलर लाइन है वही है। तो इसका मतलब मॉडल्स के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि जी इसने पास्ट में जो है बेहतर रिजल्ट दिए, तो इन मॉडल्स को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए जो है वो 3 सेंचुरीज के लिए मॉडल्स को रन किया गया एंड ऑफ 23rd सेंचुरी। तो जो 21st सेंचुरी तक थे आरसीपी 2.6 के लिए 32 मॉडल्स रन किए गए, 4.5 के लिए 42, आरसीपी 6 के लिए 25, 8.5 के लिए 39। तो इन मॉडल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो शेडिंग में है, और जो इनके मॉडल्स के जो शेडिंग के अंदर वाली जो सॉलिड रेड लाइन है, ब्लू है, या जो लाइट ब्लू कलर और इसके अलावा ऑरेंज कलर की लाइन है, ये बेसिकली मॉडल मल्टी मॉडल्स जो हैं उनके मीन्स लिए गए हैं। जो भी 39 मॉडल्स है तो 39 मॉडल्स का मीन लिया गया, तो वो रेड कलर की लाइन है, ठीक है। तो वो जो मीन मॉडल है वो भी यही शो करें बिहेवियर कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है ओवर द ग्लोब। और ये टेम्परेचर अनोमली जो है इस फिगर में ये ली गई हैं रिलेटिव टू 1986 टू 2005, यानी कि 86 से 2005 20 इयर्स से जो है ईच ईयर की जो भी टेम्परेचर है फ्यूचर की वो सब्ट्रैक्ट की गई, वो डेविएशन, उस डेविएशन को अनोमली कहते हैं। उस अनोमली को जो है बेसिकली इस फिगर में ड्रा किया गया, हाँ वो लाइन है या वो शेडेड मॉडल्स के रिजल्ट्स हैं। तो ये टेम्परेचर की अनोमली जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं इस फिगर में। ओके 21st सेंचुरी जो है, उसके बाद 22nd सेंचुरी की हम अगर बात करें तो 22nd सेंचुरी में जो है आरसीपी 8.5 के 12 मॉडल्स के रिजल्ट्स हैं, 4.5 के 17 और 2.6 के 12। होवेवर आरसीपी 6 का कोई भी मॉडल जो है 22nd और 23rd सेंचुरी के लिए रन नहीं किया गया। तो मॉडल के रिजल्ट्स अगर देखें तो हर मॉडल जो है हर आरसीपी के ऊपर यही बता रहा है एक्सेप्ट आरसीपी 2.6 के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर एनॉमली जो है वो बता रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फॉर 21st सेंचुरी अगर हम देखें, जो रेड कलर लाइन है वो ऑलमोस्ट 4 डिग्री से ज़्यादा जो है टेम्परेचर इंक्रीज है ऑल ओवर द ग्लोब। ये ग्लोबल एवरेज की हम बात कर रहे हैं। कुछ एरिया में हो सकता है 8 डिग्री बढ़े, कुछ एरिया में हो सकता है 2 डिग्री बढ़े, लेकिन ग्लोबल एवरेज जो है टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इसके अलावा जो है ये भी फिगर जो है फर्स्ट ऊपर टॉप वाली, ये ग्लोबल टेम्परेचर चेंज है रिलेटिव टू वही 20 इयर्स 86 से 2005। तो RCP 8.5 के 39 मॉडल और RCP 2.6 के 32 मॉडल। तो 32 जो मॉडल रन किए गए हैं तो उसमें टेम्परेचर चेंज आफ्टर ए रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि हम स्टेबलाइज भी करते हैं, रिडक्शन भी करते हैं, कार्बन कैप्चरिंग भी करते हैं, तब भी जो है स्टिल 1 डिग्री
इंक्रीज हो रहा है, 32 मॉडल का रिजल्ट बता रहा है। एवरेज जो है 1 डिग्री इंक्रीज है, लेकिन अगर शेड के ऊपर वाले एरिया में जाएंगे ब्लू वाले तो वो आप 2 डिग्री भी कोई मॉडल इंडिविजुअल बता रहा है कि वो 2 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है। होएवर फॉर आरसीपी 8.5 वही वाली बात कि ऑलमोस्ट 4 डिग्री जो है वो रेड कलर लाइन जो है बता रही है 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है 39 मंथ्स। होएवर रिगार्डिंग द ग्लोबल मीन सी लेवल राइज, तो सी लेवल राइज भी अगर देखें आरसीपी 8.5 और 2.6 दोनों में जो है सी लेवल राइज हो रहा है। फॉर आरसीपी 8.5 एंड ऑफ द सेंचुरी जो सी लेवल राइज है इट इज 0.75 मीटर। However, for RCP 2.6 the level is around 0.45 meter from 1986, from average of 1986 to 2005। ठीक है, तो 8.5 में ऑलमोस्ट जो है 0.75 मीटर इंक्रीज है सी लेवल राइज का एट द एंड ऑफ सेंचुरी बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में। तो वो सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो अल्टीमेटली सी में जो है वो पानी आता है, जितना भी रन ऑफ होता है तो सी लेवल राइज होगा। सो दिस फिगर इज शोइंग प्रोजेक्टेड टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये चारों सिनेरियो में जो है हम देख सकते हैं जो है 21st सेंचुरी तक जो है रेड कलर जो शो कर रही है ऑलमोस्ट 4.5 डिग्री इंक्रीज, और जो येलो कलर है लाइन इट इज शोइंग ऑलमोस्ट 3 डिग्री इंक्रीज जो कि आरसीपी 6 है। लाइट येलो कलर इज शोइंग 2.5 डिग्री इंक्रीज विच इज फॉर आरसीपी 4.5, और 2.6 के लिए जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी जो है वो उसी तरह इंक्रीज हो रही है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल चेंज इन द टेम्परेचर, ये तो होगी कि हमने जो है वो टेम्परल चेंज देख ली। अगर स्पेशल हम बात करते हैं अवर द ग्लोब, सो जो दो आरसीपीस के लिए फिगर हैं आरसीपी 2.6 एंड 8.5, जो लेफ्ट वाली दो फिगर हैं वो आरसीपी 2.6 के लिए हैं और राइट वाली दोनों फिगर जो हैं वो आरसीपी 8.5 के लिए। तो टॉप वाली फिगर है इट इज फॉर the change in surface temperature, while the lower two figures are for change in average precipitation। और ये change जो है वो basically difference है of 20 years from last 2 decades of 21st century। वो 1986 से 2005 की एवरेज माइनस सॉरी ये जो है 2081 से 2100 लास्ट 2 डेकेड्स जो हैं इस सेंचुरी के, करंट सेंचुरी के, उसका जो भी टेम्परेचर है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम 1986 टू 2005 उस 20 ईयर से। तो ये फिगर में जो है वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है फॉर आरसीपी 2.6 एंड 8.5। तो आरसीपी 2.6 के लिए 32 मॉडल रन किए गए और आरसीपी 8.5 के लिए 39 मॉडल्स। तो 8.5 में अगर देखें थ्रू आउट ए ग्लोब एवरेज जो था वो टेम्परेचर इंक्रीज हमने कहा है कि 4.5 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ एरिया में जो है वो 11 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इन दी नॉर्थ पोल के ऊपर 9 डिग्री तक 11 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ओशन के ऊपर जो है वो 2 से 3 डिग्री आपको मोस्टली नजर आ रहा है। तो ऑन एवरेज इट इज अराउंड 4.5 डिग्री वो पूरी सेंचुरी की जब हम बात करते हैं। That is for RCP 8.5। However, for precipitation, तो precipitation की changes अगर देखें परसेंटेज में, कुछ एरियाज में जो है जो ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो शेड शो कर रहे हैं वो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज है, और ब्राउन कलर एरियाज जो हैं लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर वो एरिया शो कर रहे हैं ये लोअर फिगर में रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन।
तो इन दोनों फिगर, चारों फिगर्स में बेसिकली डॉट्स हैं, एक डॉट्स हैं और एक आपको स्ट्राइप्स नजर आ रही हैं, डायगोनल लाइंस, जो कि लोअर फिगर में आपको नजर आ रही हैं। डॉट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं या डायगोनल लाइंस, डॉट्स शो कर रहे हैं वो वाले रीजन वेयर द प्रोजेक्टेड चेंज इज लार्ज कंपेयर टू नेचुरल वेरिएबिलिटी, कि प्रोजेक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरल वेरिएबिलिटी। और हैश्ड एरिया जो है शो कर रहे हैं वेयर द प्रोजेक्टेड चेंज इज लेस देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल वेरिएबिलिटी। तो हैशिंग एरिया में जो है वेरिएबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो डॉट एरिया है उसमें जो है प्रोजेक्टेड चेंज इज वेरी लार्ज। और इसमें जो है स्पेशली जो है 90% ऑफ मॉडल जो है एग्री करते हैं, जो भी चेंज इन चारों फिगर्स में नजर आ रही हैं 90% मॉडल्स सेम साइन दे रहे हैं, जहां इंक्रीज है वहां इंक्रीज है, जहां डिक्रीज है वहां डिक्रीज है। तो इसका मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस जो है सर्कुलेशन मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा है। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट वी कैन यूज these projected results for impact assessment of anything. So let's discuss only couple of examples. 3-4 slides रह गई हैं, then I am going to finish today talk। कि लोगों ने जो है ये जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टेड टेम्परेचर है या प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन है, इसकी बेसिस के ऊपर फिर फ्यूचर की असेसमेंट की है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो 2020s, 2050s और 2080s। तो बेसिकली जो यील्ड चेंज है वो हम देख रहे हैं येलो कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर या जो ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर, ये एरिया शो कर रहे हैं कि इन एरिया में जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो कम होगी। तो पाकिस्तान भी हम देख रहे हैं उनमें, इंक्लूडिंग इंडिया। स्पेशली अगर आप देखें अफ्रीका रीजन में यील्ड रिडक्शन बहुत है, इसी तरह साउथ अमेरिका में भी यील्ड रिडक्शन है। होwever, जो ग्रीन कलर एरिया है या आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है जो कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका है, उसमें इंक्रीज है यील्ड की। या जो लाइट ग्रे कलर का आपको एरिया नजर आ रहा है रशियन स्टेट्स, चाइना, ठीक है, इनमें जो है यील्ड इंक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज चेंज इन एवरेज क्रॉप यील्ड फॉर द क्लाइमेटिक चेंज सिनेरियो जो है ये बेसिकली डेवलप की गई है फिगर्स। ये एक जो बेसिकली इम्पैक्ट स्टडी की गई है, और क्रॉप यील्ड्स जो हैं प्रोजेक्ट की गई हैं जो कि डिक्रीज हो रही हैं थ्रू आउट द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स। बट इंक्रीज जो है वो हाई लैटिट्यूड के ऊपर है। हाई लैटिट्यूड में रशियन स्टेट है, चाइना है, नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है। तो ये जो है हाई लैटिट्यूड में जो है इंक्रीज हो रही है यील्ड। तो अफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज टेकन इनटू अकाउंट, क्रॉप मॉडल आर वीट, मेज एंड राइस। तो तीन मेजर क्रॉप्स के ऊपर जो है ये स्टडी की गई, वीट, मेज और राइस। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अफेक्ट काउंट किया गया कि फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा यील्ड के ऊपर। एक और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ऑन टूरिज्म। सो टूरिज्म के ऊपर जो है 1961 से 1990 तक जो आप एरिया देख रहे हैं एक्सीलेंट रेड कलर में, इन ईयर 2071 टू 2100 यानी कि लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी, वो एरिया जो रेड कलर में आपको शो कर रहे हैं, तो वो एरिया जो है वो वेरी गुड से एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएंगे, वो एक्सीलेंट नहीं रहेंगे। इसकी क्या रीजन है, क्या हो सकती है इसकी रीजन? एनी आंसर? क्या रीजन हो सकती है कि टूरिज्म जो है वो एक्सेलेंट से एक्सेप्टेबल रेंज में या गुड रेंज में आ गई है? कैन एनीवन हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. क्या रीजन हो सकती है?
सर ग्लेशियल मेल्ट। ग्लेशियर मेल्ट तो उससे क्या होगा? सर ग्लेशियल मेल्ट होंगे तो सर टूरिज्म कम हो जाएगी यूरोप में। नहीं, ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। क्यों, कैसे कम हो जाएंगे? यूरोप में बेसिकली सॉरी, ये मेनली यूरोप। जी। सर यूरोप में मेनली विंटर्स में लोग जाते हैं सर। ये ऑलरेडी वो ठंडा एरिया है सर। ये स्कीइंग रिजॉर्ट्स वगैरह जो है सर, स्विट्जरलैंड और स्वीडन इन ममालिक में सर। यस, एक रीजन ये भी है, ग्लेशियर मेल्ट से सी लेवल राइज भी होगा। ठीक है, ये बहुत सारे एरिया जो हैं वो सी लेवल राइज की वजह से भी इफेक्ट होंगे और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, वो भी रीजन है। वेरी गुड। ओके, इसके अलावा जो है अगर कोस्टल हैबिटेट्स देखें उसके ऊपर इम्पैक्ट्स भी हैं। कोस्टल हैबिटेट इंक्लूड्स बीचेस, रॉक पूल, सैंड ड्यून्स, एस्टरीज और मैंग्रोव्स। एस्टरीज जो हैं बेसिकली ये जो है रिवर माउथ, जब ओशन की तरफ होता है तो ओशन से जो है टाइड्स जो आती है ना रिवर माउथ की तरफ, उनको एस्टरीज कहते हैं। और उन्हीं रिवर माउथ में एस्टरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स मीन ये ट्रीज हैं जिनकी कम्प्लेक्स किस्म की जो है रूट्स होती हैं, नंबर ऑफ रूट्स होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि बाहर नज़र आ रही होती हैं। होती तो ज़मीन के अंदर है लेकिन बहुत सारी रूट्स बाहर नज़र आ रही होती हैं। तो ये कोस्टल हैबिट्स के ऊपर भी जो है, हैबिटेट्स के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। So tens of millions of people are projected to be at risk of being displaced by sea level rise. तो इन एरियाज में आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर जो लाइन है, डार्क कलर ग्रीन लाइन, वो शो कर रही है मोस्ट वुल्नरेबल टू वेटलैंड लॉस ड्यू टू सी लेवल राइज। जो रेड वाली लाइंस हैं साउथ, सॉरी जो अफ्रीकन रीजन है या जापान है या साउथ चाइना सी में आपको रेड कलर लाइन नजर आ रहा है, उसमें उस एरिया में जो है 10 to 50 मिलियन पीपल्स की डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्ट की गई है। वाइल द इंडियन पाकिस्तान कोस्ट और इसके साथ जो है आप चाइना के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, बांग्लादेश, इन रीजन में मोर देन 50 मिलियंस पीपल जो है वो प्रोजेक्टेड हैं कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे ड्यू टू दी सी लेवल राइज अंडर चेंजिंग क्लाइमेट। इसके अलावा जो है बांग्लादेश में भी एक स्टडी हुई, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज क्या हो सकता है। सो 1.5 मीटर अगर सी लेवल इंक्रीज होता है तो टोटल पॉपुलेशन जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि 17 मिलियन जो है अफेक्ट होगी ड्यू टू 1.5 मिलियन राइज इन सी लेवल इन बे ऑफ बंगाल। और उससे जो एरिया अफेक्ट होगा इट इज मोर देन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। के अलावा जो है लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेट चेंज कुड ट्रिगर मोर स्लाइड्स। ये आप देख रहे हैं हर फिगर में मैंने मोस्टली जो है रेफरेंस भी पुट किए हुए हैं डाउन के। अगर आप एंड ऑफ स्लाइड देखें नीचे, सो यू कैन गो थ्रू दीज रेफरेंस अगर आप जो है मोर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। होएवर इस फिगर में जो है बेसिकली वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्लाइमेट चेंज से जो है लैंड स्लाइड्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि विंटर में देख रहे हैं कम है कंपेयर टू समर। समर में जो है रेड कलर शो कर रहा है कि इनमें लैंडस्लाइड पोटेंशियल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। एंड दैट स्टडीज फॉर नेपाल रीजन। और द लोअर जो फिगर है राइट हैंड साइड के ऊपर, ये शो करिए डेथ्स फ्रॉम लैंडस्लाइड्स। तो इन एरिया में जो डेथ्स जो हैं वो जो कि रिकॉर्ड की गई हैं पास्ट में। तो पोटेंशियली जो है नेपाल रीजन में जो है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस मोर लैंड स्लाइड्स का पोटेंशियल है। तो डेथ रेट डेफिनेटली जो है डेथ वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो अभी जो है आपने आज क्लाइमेट मॉडल्स भी देख लिया, उनकी हमने अनसर्टेनिटी की भी, क्लाइमेट मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए कौन से जो है स्टेप्स नीडेड हैं। जब क्लाइमेट मॉडल प्रोड्यूस कर ले हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको जो है कैलिब्रेट करने के बाद हम फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अंडर डिफरेंट सिनेरियोज।
और उन सिनेरियोज की बेसिस के ऊपर कुछ हमने जो है इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी हमने देखेंगे, लोग जो है इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं. सो एज ए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर और एज ए scientist, what should we do, what need to be done? The projections are available today, all predicting major changes of climate and environment in near future. ऐसे ही है, projections available हैं. The reliability and accuracy still suffer from major uncertainties. However, there are some uncertainties that is majorly due to the internal forcing, aerosols, grid size और computation cost, या जो पैरामीटराइजेशन हम करते हैं, तो हमारी जो रिलायबिलिटी एक्यूरेसी स्टिल जो है वो सफ़र कर रही है इन चीज़ों पे. एंड अनसर्टेनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूचर, और फ्यूचर जो है अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है. हमें तो नहीं पता फ्यूचर में क्या जो है, जो हमने 4 सिनेरियोज डेवलप किए हैं, RCP 2.6 टू RCP 8.5, उस बारे में हम सर्टन तो नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटीज है. मॉडल की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के, मॉडल की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, हमने पैरामीटराइजेशन कर दी है, इंटरनल फोर्सिंग जो है उसमें मिसिंग है, सेंसिटिविटी उसमें मिसिंग है, तो मॉडल्स की कैपेसिटी भी जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक नहीं है. और इसके अलावा जो है पैलियो डेटा डेंसिटी और क्वालिटी, जो पैलियो डेटा है, प्रॉक्सी रिकॉर्ड है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं, बिकॉज दिस data is actually coming from directly from paleo record. हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं थी, तो इसलिए जो है पैलियो डेटा की बेसिस के ऊपर जो हमने मॉडल को पास्ट के लिए रन किया, जो नियर पास्ट नहीं, फार पास्ट के लिए, तो वो जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो व्हाट कैन वी डू? सो वी कैन लिमिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन. तो एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल सिस्टम में है उसको लिमिट कर सकते हैं. और उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है एज ए साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर, वेयर डज इट कम फ्रॉम? कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, वेयर डज इट गो, कहाँ जा रही है, मीन्स उसके सोर्सेज और सिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड के हमें पता होने चाहिए. और पोटेंशियल स्टेबिलाईजेशन लेवल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड के पोटेंशियल लेवल क्या होना चाहिए जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टेबलाइज करते हैं, मीन उसको लिमिट कर. इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजी हैं, वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, लाइक सोलर जो है एनर्जी सिस्टम ले हैं, फॉसल फ्यूल के ऊपर जो बेसिकली व्हीकल्स रन हो रही हैं, ऑटोमोबाइल, उनकी बजाय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लें. ठीक है, प्रोडक्शन हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बर्निंग कोल्स और फॉसल फ्यूल, जो कि थर्मल जो पावर जनरेशन है उसमें कोल भी यूज़ होती है, फॉसल फ्यूल भी यूज़ होता है, तो हम बहुत सारी मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉक. कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? एनी क्वेश्चन? सो आज जो है बेसिकली हमने थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. अगर समराइज करूँ, क्लाइमेट मॉडल है क्या, क्लाइमेट मॉडल की एवोल्यूशन किस तरह हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्लाइमेट मॉडल को प्रिपेयर करने के बाद उसको जो है फ्यूचर में के लिए यूज़ करने के लिए हम जो है पहले उसको कैलिब्रेशन करते हैं, फिर जो है फार पास्ट के लिए रन करने के बाद फ्यूचर प्रोजेक्शन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोस, जो कि 4 सिनेरियोस आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 5 में एस्टेब्लिश हुए, आरसीपी 8.5, 6, 4.5 एंड 2.6, और उन बेसिस के ऊपर जो है फिर इम्पैक्ट स्टडीज हम परफॉर्म कर सकते हैं. और हमने कुछ जो है एग्जांपल हमने लर्न किए हैं जिसमें हमने उनके इम्पैक्ट असेसमेंट देखे हैं ऑन एग्रीकल्चर, ऑन सी लेवल राइज, ऑन लैंडस्लाइड. ठीक है, इसी तरह वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी हो सकते हैं. तो वो जो है कमिंग लेक्चर्स जैसे जैसे चलते जाएंगे, तो इनकमिंग लेक्चर जो है मैं असेसमेंट्स की भी जो है रेलेवेंट टू योर डिसिप्लिन एज ए वाटर रिसोर्स इंजीनियर, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे. कुछ तो हमने आज डिस्कस कर लिए जिसमें टेम्परेचर चेंज है, प्रेसिपिटेशन चेंज है, सी लेवल राइज इज आल्सो रेलेवेंट टू वाटर रिसोर्स इंजीनियर. लैंडस्लाइड नहीं है, ठीक है, लैंडस्लाइड वो जियो टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है.
इसके अलावा टूरिज्म जो है वो भी रेलेवेंट टू है। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियर के सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या अफेक्ट हो सकता है, कितना जो है एरिया जो है वो अंडर सी लेवल चले जाएगा, या टेम्परेचर राइज से जो है क्या अफेक्ट हो सकता है उन एरियाज में। सो दैट्स ऑल वी डिस्कस टुडे। However, in coming lecture we will discuss in detail the sources and sinks of carbon dioxide। ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक्स और सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से आती है, किधर जाती है, क्या हम कर सकते हैं और फर्दर। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। मजा नहीं आ रहा मुझे लग रहा है आप लोगों को इस सब्जेक्ट सर से। मेरे क्वेश्चन है सर। जी मेरे क्वेश्चन है सर। जी सर ये बताएं। क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पे कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री या कोई अम्ब्रेला है जो डील कर रहा है सर, इसके बारे में सर? दुनिया का वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी है। किसी और मुल्क में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ जो है कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, उन अम्ब्रेला के अंडर जो है ये क्लाइमेट चेंज के रेलेवेंट स्टडीज हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जो है क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में अंडर दैट मिनिस्ट्री, वो जो डील करता है दैट इज GCISC, ग्लोबल GCISC। जस्ट अ मिनट, मुझे इसका एब्रीवेशन जो है एग्जैक्टली GCISC ये है बेसिकली ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर। तो ये डील करता है बेसिकली इन स्टडीज को। इन एडिशन टू PMD में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज GCISC। राइट सर। Okay, any other question? नो सर। Okay, if you have no question, so then I am going to finish my today's lecture. Attendance मैंने आप लोगों की ले ली है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। और असाइनमेंट जो है मैंने अपलोड की हुई है लास्ट वीक की, प्लीज़ उसके डेडलाइन का ख्याल रखिएगा, उससे पहले अपलोड हो जानी चाहिए LMS के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़ सर।